क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पूछी जाती हैं, किस प्रकार से चीज़ें जो हैं वो काम करती हैं, और क्या क्या आपको किस प्रकार से जो है आपको जो है वो तैयारी करनी है अपने यूपीएससी के लिए और स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए। उसके लिए हमने थोड़ा डिटेल्ड हमने डिस्कशन किया था अपने पहले लेक्चर में, और जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि नेक्स्ट लेक्चर से हम जो है अपना पूरा जो इकोनॉमी है उसको हम स्टार्ट करेंगे कि किस प्रकार से इकोनॉमी है, किस प्रकार से काम करती है, उसे जो डिटेल में जाकर जो है हम डिस्कस करेंगे, और उसके ऊपर यूपीएससी में किस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो सब बनते हैं, वो सब आते हैं। एक्चुअली जो मेरा जो पढ़ाने का वे है उसके लिए मैं अगर थोड़ा सा बता देता हूँ कि मेरा ये मानना है कि जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं उन्होंने इकोनॉमिक्स को पार्ट है उसको पढ़ा हुआ नहीं होता है, और अगर पढ़ा भी होता है तो उनको डिटेल उसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है। दैट इज़ द रीज़न कि मैं जो हूँ आपको बेसिक से ही बिल्कुल लेकर जाएंगे कि आपको जो इकोनॉमी है वो क्या है, किस प्रकार से काम करते हैं, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर है, इन सब चीज़ों के ऊपर जो पहले आज हम डिस्कस करेंगे, और क्या क्या सेक्टर्स होते हैं, किस प्रकार से जो है काम करते हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर जो है आज हम डिटेल्ड जो है वो डिस्कशंस करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए, पहले हम बात करते हैं, जब भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं पहले हम किस चीज़ की बात करेंगे, एक सब्जेक्ट की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, अगर आपसे पूछा जाए कि इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र है क्या, तो क्या कहेंगे? देखिए, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट ओनली द ऑप्टिमम यूज ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल टू अस इन सच ए मैनर दैट वी गेट मैक्सिमम प्रॉफिट आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम ये जानकारियां हासिल करते हैं कि हमारे पास जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका हम किस प्रकार से प्रयोग या दोहन करें कि हम कम से कम लागत में अधिक से अधिक लाभ कमा सके। दैट इज एक्चुअली इकोनॉमिक्स। देखिए, एक बहुत सिंपल सा एक नियम है, कोई भी व्यक्ति, देश, राज्य, स्थान, शहर, कोई भी चीज हो, कभी भी अपने यहां पर पर्याप्त नहीं होती। हर एक स्थान पर किसी न किसी चीज की कमी अवश्य रह जाती है, लेकिन हम किस प्रकार से उस कमी को पूरा करते हैं, दैट इज एक्चुअली इकोनॉमिक्स। देखिए, बहुत सिंपल से जैसे हम अपनी ही बात करें, हमारे देश की बात करें, हमारे देश में सब कुछ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है। हमारे यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, हम आयात करते हैं जब चीज हमारे पास कम है, और जब कोई चीज हमारे पास अधिकता में है तो हम क्या करते हैं, उसको हम निर्यात करते हैं, जिससे हमारा जो है इनकम और एक्सपेंडिचर का जो बैलेंस है वो एक प्रकार से बना रहता है। सेम ऐसे ही अन्य देश हैं जहां पर उनके पास भी कुछ वस्तुएं जो है वो अधिकांश मात्रा में होंगी, कुछ वस्तुओं की वहां पर कमी होगी। यानी कि कोई भी देश जो है किस प्रकार से अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, यही वास्तविकता में अर्थशास्त्र है। अगर हम अपनी ही बात करें, सपोज कीजिए हमारे पास 100 रुपया है, हम 100 रुपये लेकर बाजार में जाते हैं, तो हम यही प्रयास करते हैं कि 100 रुपये में हमारी आवश्यकता की जितने भी वस्तुएं हैं वो आ जाएं, और उसके बाद हमारे पास कुछ पैसा बच जाए। दैट इज एक्चुअली इकोनॉमिक्स। यानी कि अब एक प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो अर्थशास्त्र का जो वास्तविक अर्थ है कि किस प्रकार से हम अपनी कमियों को पूरा करते हैं, और जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको हम किस प्रकार से जो है वो काम करते हैं। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो यह भी आपको मालूम हुआ, किसी भी देश की जो इकोनॉमिक्स है उसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र, और दूसरा होता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि वृहद अर्थशास्त्र। माइक्रो और मैक्रो किसी भी जो इकोनॉमिक्स होती है उसके हमेशा दो भाग होते हैं। माइक्रो जहां पर हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, इंडिविजुअल डिमांड की बात करते हैं,
हमारी डिमांड क्या है, आपकी डिमांड क्या है, या हम सप्लाई की बात करते हैं, या हम वहां पर सप्लाई की बात करते हैं, या हम वहां पर प्रोडक्शन की बात करते हैं, या हम वहां पर जो है वो कॉस्ट एनालिसिस करते हैं, किस प्रकार से जो चीजें हैं वो काम करती हैं, दैट इज एक्चुअली इकोनॉमिक्स। कॉस्ट एंड एनालिसिस, ये सब चीजें क्या आती हैं हमारी, जो है वो इकोनॉमिक्स का जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का बात करते हैं। यानी कि मेरी, सपोज कीजिए मैं अपनी बात करूं, मेरी डिमांड क्या है, मेरा सप्लाई मेरे को किस प्रकार से जो कंपनी में सप्लाई करती है, या हम बात करें आपकी डिमांड क्या है, यानी कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन सबकी जो डिमांड है, और कोई एक कंपनी उसको किस प्रकार से उस वस्तु की सप्लाई कर रही है, उस कंपनी के क्या क्या खर्चे हैं, किस प्रकार से वो कंपनी जो है अपनी लागत लगा रही है, ये सब किसका हिस्सा बनता है, हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा बनता है। मैक्रो यानी कि बृहदशास्त्र, यानी कि जब हम सभी लोगों की डिमांड्स को, सभी कंपनीज की सप्लाई को, टोटल प्रोडक्शन को आपस में जोड़ देते हैं, देन इट बिकम्स द मैक्रो। यानी कि अगर हम बात करें टोटल प्रोडक्शन, सप्लाई, डिमांड, तो हम क्या निकालते हैं, हम इन सब से मिलाकर हम निकालते हैं अपने देश का जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। यानी कि सभी चीजों को साथ में मिलाकर जो कुछ आई, दैट बिकम्स द जीडीपी ऑफ एनी कंट्री। या हम बात करते हैं जीडीपी के बाद हम किसी की बात करते हैं, हम बात करते हैं नेशनल इनकम, हमारी राष्ट्रीय आय। हमारी राष्ट्रीय आय क्या है, किस प्रकार से कैलकुलेशंस की जाती है, दैट ऑल बिकम्स द पार्ट ऑफ द मैक्रो। यानी कि सभी लोगों की कुल आय किस प्रकार से जो है वो आती है। Then we discuss about our budgeting system, पूरे देश का बजट किस प्रकार से बनाया जाता है, सभी लोग किस प्रकार से काम करते हैं। या हम बात करते हैं टैक्स सिस्टम की, अपने यहां पर कर प्रणाली की, या हम बात करते हैं फॉरेन ट्रेड की, विदेशी व्यापार, किस प्रकार से ये चीजें जो हैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ी हुई हैं, दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि जब हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं देन इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जब सबको एक बड़े रूप में ले लेते हैं, सबको एक साथ जोड़ देते हैं, जब सब माइक्रोस को इसे जोड़ दिया जाता है, देन इट बिकम्स द मैक्रो इकोनॉमिक्स। और याद रखिएगा, जब भी हम किसी देश की बात करते हैं तो हम किसी की बात करते हैं, हम जनरली इकोनॉमिक्स की बात नहीं करते, हम क्या करते हैं, किसी भी देश की इकोनॉमी की बात करते हैं। किसी भी देश की हम इकोनॉमी की बात करते हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था। एक्चुअली जो हमें जो पढ़ना है वो अपने पढ़ना है अर्थव्यवस्था, ना कि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है, एक सब्जेक्ट है, एक विषय है कि पूरा का पूरा, जिसमें हम सब चीजों को आपस में एक पढ़ते हैं। लेकिन इकोनॉमी बताती है कि किसी भी देश की माइक्रो और मैक्रो मिलकर उस देश की स्थिति में, उस देश की पूंजी में, उस देश के मानव में किस प्रकार का परिवर्तन लाती है, दैट बिकम्स द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। यानी कि माइक्रो और मैक्रो से मिलकर जो किसी देश की जो अर्थशास्त्र है, किस प्रकार से वो माइक्रो और माइक्रो को मिलाकर किसी देश का अर्थशास्त्र किस प्रकार से काम करता है, वो कहलाता है उस देश की अर्थव्यवस्था। और वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो हम कभी भी इकोनॉमिक्स की बात नहीं करते, हम किसकी बात करते हैं, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। क्योंकि इकोनॉमी में बेसिकली माइक्रो और मैक्रो हमने क्या कर दिया, दोनों को व्यावहारिक रूप दे दिया। जबकि ये क्या है, एक सैद्धांतिक, इकोनॉमिक्स क्या है, एक सैद्धांतिक रूप हो गया कि जो अर्थशास्त्र है वो इसके लिए है क्या। लेकिन अर्थशास्त्र की जो अवधारणाएं हैं, किस प्रकार से वो काम कर रही हैं, हमारा देश किस प्रकार से उन अवधारणाओं को एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री। और जब भी हमें डिस्कस करना होता है, हम किसी भी देश की
इकोनॉमी की बात करते हैं, ना कि इकोनॉमिक्स की। यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो किसी भी देश की जो इकोनॉमी है वो उस देश के इकोनॉमिक्स को प्रदर्शित कर देती है। यानी कि वहां की जो सरकार है किस प्रकार से काम कर रही है। अगर हम वर्तमान की बात करें, आपने देखा होगा या जनरली ये सवाल भी पूछा जाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की चल रही है, क्योंकि जिस प्रकार की हमारी अर्थव्यवस्था चल रही होगी, यानी कि हमारी जो सरकार है ठीक उसी प्रकार से हमारी इकोनॉमिक्स को चला रही होगी। बहुत सिंपल सा एक नियम, क्या हमारी सरकार माइक्रो और मैक्रो में ठीक प्रकार से काम कर रही है, या हम बात करें माइक्रो में किस प्रकार की समस्या है, डिमांड की समस्या है, सप्लाई की प्रोडक्शन की समस्या है, किस प्रकार की समस्या है और उन समस्याओं को सरकार किस प्रकार से सुलझा रही है। दैट इज एक्चुअली इकोनॉमिक्स। अगर वर्तमान समय की बात करें, पता भी होगा वर्तमान में क्या है, हमें मान के चल रहे हैं हमारा इस समय क्या चल रहा है, मंदी का दौर चल रहा है। वी आर इन द जो थोड़े बहुत जो है हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स जो है हम क्राइसिस करने चल रहे हैं। लेकिन हमारे देश में अभी जो आर्थिक संकट है थोड़ा बहुत किस प्रकार से आया हुआ है, उसमें डिमांड्स में क्या डिमांड्स को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है, सप्लाईज को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है, या जो मंदी है उससे हमारे देश का जो प्रोडक्शन है, कंपनीज का जो प्रोडक्शन है वो किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है। दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमी। अब जब माइक्रो इफेक्ट होगा तो क्या होगा, मैक्रो अपने आप ही इफेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपने देखा होगा, अभी सरकार ने भी माना और अभी जितने भी सरकारी आंकड़े आए हैं उसमें क्या बताया गया कि हमारा जो जीडीपी है वो अभी नीचे की तरफ जा रहा है। जो जीडीपी नहीं कह सकते हम, जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है उसमें जो है अभी पिछले साल के बाद कुछ कमी आ रही है। सो दैट इज द थिंग कि हमें जब पढ़ना होता है तो हम क्या पढ़ते हैं, हम इकोनॉमी पढ़ते हैं, ना कि इकोनॉमिक्स, क्योंकि दैट इज वी आर स्टडिंग फॉर द कंपटीशन, नॉट फॉर द subject wise, for the our normal examinations. So that we will discuss about the economy of the country. जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमी क्या है, किस प्रकार से काम करती है। अब हम बात करेंगे कि इकोनॉमीज जो है, किसी भी देश की जो इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी या जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है अभी वर्तमान में किस प्रकार से काम कर रही है, इन सब के ऊपर जो है हम कुछ डिटेल में जो है हम डिस्कशंस करेंगे। नाउ जब हम बात करते हैं इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था, यानी कि वर्तमान में हमारी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की चल रही है, हम उसके ऊपर जो है हम डिस्कस करेंगे। या ये हम कहेंगे, पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जो विश्व में जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो क्या हैं, कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, किसी भी देश की अगर हम बात करें, इकोनॉमी को बहुत से अलग अलग सेक्टर्स में बांटा जाता है, बहुत से अलग अलग तरीकों से बांटा जाता है। आज हम यहां पर पढ़ेंगे पहले कि इकोनॉमी जो है वो किस प्रकार से जो है वो आती है। देखिए, किसी भी देश की जो इकोनॉमी है उसको प्राइमरीली अगर हम बात करें सेक्टर वाइज, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को हमेशा प्राथमिक रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। पहला जो होता है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी अर्थव्यवस्था, इसको हम नाम देते हैं प्राथमिक अर्थव्यवस्था। देन इट इज कॉल्ड सेकेंडरी अर्थव्यवस्था, यानी कि द्वितीयक अर्थव्यवस्था। देन इट इज कम्स द टर्शियरी इकोनॉमिक, यानी कि तृतीयक अर्थव्यवस्था। प्राइमरी इकोनॉमी, सेकेंडरी इकोनॉमी एंड टर्शियरी इकोनॉमी सेक्टर वाइज। व्हाट आर द प्राइमरी सेक्टर्स? प्राइमरी सेक्टर्स का मतलब होता है वो सेक्टर जहां पर हम बात करते हैं किस चीज की, एग्रीकल्चर की, खेती या उसकी सहायक गतिविधियां, एग्रीकल्चर या उसकी
सहायक गतिविधियां क्या हैं, किस प्रकार से काम करती हैं। जैसे बात करते हैं, जब हम कृषि की बात करते हैं, उसके साथ मछली पालन, मुर्गी पालन, दुग्ध उत्पादन, ये सब क्या हो गया, हमारा प्राइमरी सेक्टर का पार्ट हो गया। फिर इसके साथ हम जोड़ते हैं खनन, माइनिंग, फिर हम बात करते हैं उत्खनन, ये सब क्या है, किस प्रकार से काम करते हैं, ये सब मिलकर बनाते हैं हमारा प्राइमरी सेक्टर। देन वी कम ऑन टू द अवर सेकेंडरी सेक्टर। देन इट इज कम अवर सेकेंडरी सेक्टर, जिसका मतलब होता है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन, यानी कि हमारे देश में उत्पादन किस प्रकार का हो रहा है। देन मैन्युफैक्चरिंग किस प्रकार की हो रही है, दैट ऑल बिकम्स द पार्ट ऑफ आवर सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि हमने जो प्रोडक्शन किया, मैन्युफैक्चरिंग किया, दैट ऑल बिकम्स द पार्ट ऑफ आवर, कुछ भी हमने उत्पादन किया वो सब का सब किसका पार्ट बन जाता है, सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट बन सकता है। देन कम्स आवर टर्शरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र, जिसको हम नाम देते हैं टर्शरी सेक्टर, जिसका अर्थ होता है सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। ये सब क्या हो गया हमारा इकोनॉमी की अगर हम बात करें सेक्टर वाइज, कि सेक्टर वाइज क्षेत्रीय रूप से जो इकोनॉमी है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में क्या है, किस प्रकार से काम करती है। अब अगर हम भारत की बात करें, वर्तमान की अगर हम बात करें, वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी रूप लिए हुए है। देखिए बहुत एक सिंपल सा एक नियम है कि कोई भी देश, हम की बात करें, कोई भी देश जो होता है जब अपनी विकास प्रक्रिया प्रारंभ करता है, जब भी वह विकास के अपने प्रारंभिक स्टेज में होता है, तब उसकी जो इकोनॉमी होती है वो प्राइमरी सेक्टर की इकोनॉमी होती है। लेकिन जैसे जैसे वो विकास प्रक्रिया में आगे बढ़ता जाता है, उसका जो प्राइमरी सेक्टर है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी सेक्टर में कन्वर्ट होता जाता है। और जब एक सेकेंडरी सेक्टर जब कन्वर्ट बढ़ जाता है, तब क्या रोल आता है, किसका रोल आता है, टर्शरी सेक्टर का रोल आता है। सेम बात अगर हम भारत की बात करें, भारत जब 1947 जब हम आजाद हुए, हम मुख्य रूप से क्या थे, कृषि प्रधान देश थे। हमारी जो रोजगार का जो मुख्य साधन था वो क्या था, कृषि था। और हमारी जो कुल आय जो आती थी, जो अधिकांश हमारी जो आय आती किससे आती थी, वो प्राइमरी सेक्टर से आती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम विकसित होते चले गए, हमने अपने यहां पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ लेके आए। अगर आपको पता ही होगा कि हमने जब अपना सेकंड 5 ईयर प्लान बनाया, जिसको हम महानालोबिस प्लान के नाम से जानते हैं, जिसमें हमने इंडस्ट्रियल ग्रोथ को अपना टारगेट रखा, तब हमारा जो प्राइमरी सेक्टर था धीरे धीरे सेकेंडरी सेक्टर में कुछ हद तक कन्वर्ट होना शुरू हुआ। और लगभग माना जाता है कि 1990 तक जो हमारा जो था, हम मुख्य रूप से प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर लिंक्ड थे। लेकिन 1991 जब मनमोहन सिंह हमारे वित्त मंत्री बने, पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, और मनमोहन सिंह ने दिया एक पॉलिसी, इसको हम नाम देते हैं LPG पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी 1991। और उस समय क्या था, हम आर्थिक संकट से गुजर रहे थे। एट दैट टाइम हमारी जो इकोनॉमी थी बहुत डाउनवर्ड साइड में थी और हम पूरी तरह से आर्थिक संकट में थे। और उस समय जब मनमोहन सिंह ने अपना LPG पॉलिसी दिया, तो इसी को ध्यान रखते दिया कि हमें क्या करना है, जल्दी से जल्दी हमें इनकम जनरेट करनी है। और हमने तब क्या किया, अपने टर्शरी सेक्टर को
खासकर अपने अपने सर्विस सेक्टर को तेजी से विकसित करना प्रारंभ किया। और यह माना जाता है कि हम प्राइमरी सेक्टर से बेसिकली डायरेक्टली हम टर्शियरी सेक्टर में तेजी से डेवलप हो गए। यानी कि जो हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर था, जो हमारा इंडस्ट्रियल पार्ट था, उसको हमने उतना अधिक विकसित नहीं किया। अब बेसिकली हम क्या किया हमें प्राइमरी सेकेंडरी में आना चाहिए था, सेकेंडरी से यहां पर आना चाहिए था। लेकिन चूंकि हम आर्थिक संकट में थे, हमारी सरकार को इनकम की बहुत तेजी से आवश्यकता थी, पूरा विश्व भी तेजी से बदल रहा था, तो हमने क्या किया, अपने आप को तेजी से टर्शियरी सेक्टर की तरफ कन्वर्ट कर दिया। जिससे क्या हुआ कि हमारे यहां पर इनकम के सोर्सेज तो बढ़ने लगे, क्योंकि सर्विस सेक्टर क्या करता है, तेजी से पैसा देने वाला सेक्टर है। चाहे हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स करें या हम कहीं सर्विस की प्रोवाइड करें, मेडिकल की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, यानी कि हमारे पास तेजी से इनकम के सोर्सेज तो आने लगे, लेकिन वो रोजगार कुछ एक लोगों तक ही सीमित होकर रह गया। यानी कि हम पूरी तरह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा नहीं दे पाए, जिसके लिए हमें काफी हद तक अब समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। और अगर हम वर्तमान समय की बात करें, वर्तमान समय में हमारी टोटल इनकम का लगभग जो 60% हमारी जो इनकम आती है भारत सरकार की, वो या भारत की, वो टर्शियरी सेक्टर से आती है। जबकि करीब 28% हमारी जो इनकम आती है वो सेकेंडरी सेक्टर से आती है। लेकिन वर्तमान में केवल 14 करीब हमारी जो 12% हमारी जो आय आती है, जो हमारी जो इनकम आती है, वो कहां से आती है, प्राइमरी सेक्टर से आती है। लेकिन समस्या यहां पर एक और है कि अगर हम वर्तमान की भी बात करें, हमारे देश में वर्तमान में भी हमारे देश में जो रोजगार के सबसे अधिक अवसर है, कहां पर है, प्राइमरी सेक्टर में है। और इवन हमारे देश में करीब 60% जो लोग हैं अभी भी प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे को केवल इनकम जो आ रही है भारत की, कहां से आ रही है, दैट इज बेसिकली फ्रॉम टर्शियरी सेक्टर। यानी कि जो लोग ये मान सकते हैं कि जो लोग वर्तमान में हमारे प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, खासकर खेती के काम में लगे हुए हैं, उनकी इनकम के सोर्स उतने नहीं बढ़े जितने अन्य सेक्टर्स में बढ़ते चले गए। यही कारण है कि भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2022 तक यही कारण है कि जो भारत सरकार ने जो अपना ये लक्ष्य रखा है 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना, ताकि जो प्राइमरी सेक्टर के जो लोग लगे हुए हैं, जो उसमें रोजगार कर रहे हैं, ताकि उनकी भी इनकम के सोर्सेज को तेजी से बढ़ाया जा सके। और एक चीज और याद रखिएगा कि जब भी हमारे देश में इकोनॉमी में सेक्टर वाइज वृद्धि होगी, हमारे आम आदमी का विकास अधिक होगा, हमारी डिमांड्स बढ़ेंगी, सप्लाई प्रभावित होगी, हर एक चीज प्रभावित होगा। दैट इज द रीजन कि हमें पहले अपना प्राइमरी सेक्टर की इनकम को भी जो है बढ़ावा देना है, ताकि उस सेक्टर में भी हमारी जो डिमांड, उनकी जो डिमांड्स है वो क्रिएट हो सके। और जब डिमांड क्रिएट होगी, देन व्हाट विल हैपन, द सप्लाई विल आल्सो बी क्रिएटेड। और जब सप्लाई क्रिएट होगी तो क्या होगा, रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। जब रोजगार क्या होगा, हम जीडीपी, जिसकी हम चिंता लगातार रहती है हमारी सरकार को, जीडीपी को बढ़ाने में भी क्या करेगा, ये सेक्टर अपने आप ही हमारे को जो है वो योगदान देगा। दैट इज द इकोनॉमी की अगर हम बात करें, सेक्टर वाइज किसी भी देश की इकोनॉमी को किस प्रकार से जो है वो बांटा जाता है। विश्व के अधिकांश देश आज भी क्या है, प्राइमरी सेक्टर की इकोनॉमीज हैं। और याद रखिएगा, जिस देश ने अपने टर्शियरी सेक्टर की इकोनॉमी को बहुत अधिक विकसित किया और उसके साथ साथ प्राइमरी सेक्टर को भी अगर साथ साथ लेकर चला, तो क्या हो गया, वो देश अपने आप ही विकसित अर्थव्यवस्था की तरफ चलता चला गया। चाहे हम अमेरिका की बात कर लें, चाहे हम फ्रांस की बात करें, चाहे हम ब्रिटेन की बात कर लें, जिन सेक्टर्स ने अपने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों सेक्टर्स को एक साथ विकसित किया, वो देश अपने आप ही विकसित देशों की श्रेणी में
खड़े हो गए। यानी कि सिंपल सी एक बात है, हम बेशक टर्शियरी सेक्टर विकसित करें, जब तक हम अपना सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर को अधिक विकसित नहीं करेंगे, हम जो अपने यहां पर हम विकासशील देश से हम विकसित देश की तरफ अग्रसर होने के लिए हमें काफी सारी समस्याएं आएंगी। यानी कि सिंपल सा एक नियम है कि सरकार ने जो लक्ष्य रखा है 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना, वो प्राइमरी सेक्टर की इकोनॉमी को बढ़ाने का एक सबसे बड़ा स्रोत बन सकता है। सो दैट इज द सेक्टर वाइज किस प्रकार से किसी भी देश की जो इकोनॉमी है उसको जो है वो बांटा जाता है। नाउ वी विल कम ऑन टू द next part. Yes, so that is the sector wise economy. Now we will come on to the next type of economy कि किसी भी देश में जो नेक्स्ट प्रकार की जो इकोनॉमी है वो किस प्रकार की जो है वो इकोनॉमी जो है होती है, या इकोनॉमी को हम किस अलग प्रकार से जो है वो बांटते हैं। अब किसी भी देश की इकोनॉमी का सेक्टर के अलावा जो हम बांटते हैं किसी इकोनॉमी को दो और भागों में बांटते हैं, दैट इज कॉल्ड ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था, एंड क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था दोनों क्या है और उसमें क्या अंतर है? देखिए, खुली अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि वो देश जहां पर एक्सपोर्ट भी होता है और इंपोर्ट भी होता है। यानी कि वो देश निर्यात भी करता है और आयात भी करता है। क्लोज इकोनॉमी यानी कि जहां पर चाहे निर्यात हो या आयात हो, दोनों पर ही प्रतिबंध होता है। यानी कि उस देश की इकोनॉमी में ना तो क्लोज में जो इकोनॉमी होती है, ना तो वो देश अपने यहां से किसी वस्तु का निर्यात करता है और ना ही किसी चीज का अपने यहां पर आयात करता है। दैट इज कॉल्ड द क्लोज्ड इकोनॉमी। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी देश जो होता है वो अपने आप में संपूर्ण देश नहीं होता, उसके वहां पर किसी न किसी प्रकार की कुछ न कुछ आवश्यकताएं जो हैं वो रह जाती हैं। उसको पूरा करने के लिए क्या करता है? इंपोर्ट करता है, या कुछ चीज ऐसी बात जो उसके बाद एक्सेस में आ जाती है तो उसका क्या करता है? वो उसको जो है वो एक्सपोर्ट करता है। क्या कभी विश्व का कोई देश ऐसा हो सकता है कि जहां पर जो अर्थव्यवस्था है वो क्लोज्ड इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था हो? यानी कि ये कहें कि विश्व में क्या वर्तमान में या पहले के कभी समय में क्या कभी कोई देश ऐसा रहा होगा, या अभी वर्तमान में कोई ऐसा देश है कि जिसकी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था हो? यानी कि वो देश ना तो आयात करता है ना ही वो निर्यात करता है। क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा कोई विश्व में कोई देश है? देखिए, ये एक बहुत सिंपल सा एक नियम है, और जैसा मैंने क्लास के स्टार्ट में ही आपको इसे समझाई थी कि इकोनॉमी इज नथिंग बट द ऑप्टिमम यूज ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल टू अस इन सच ए मैनर दैट वी गेट मैक्सिमम प्रॉफिट आउट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। यानी कि हमारे पास सब कुछ तो प्रचुर मात्रा में है ही नहीं। यानी कि विश्व में कभी कोई देश ऐसा हो ही नहीं सकता जो बंद अर्थव्यवस्था का देश हो। कभी कभी जब पढ़ाते हैं तो कई बार बच्चे बोलते हैं, जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, कि सर हम बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की, कि नॉर्थ कोरिया जो है उसका जो है तो क्लोज इकोनॉमी का देश है, वो उसके तो किसी देश के साथ जो है व्यापारिक संबंध है ही नहीं। देखिए, बहुत सिंपल सा, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया कि ऐसा नहीं है। नॉर्थ कोरिया
पूरी तरह से एक ओपन इकोनॉमी का कंट्री है। नॉर्थ कोरिया के साथ अधिकांश देशों के व्यापारिक संबंध वैसे ही हैं जैसे हमारे अन्य देशों के साथ है। क्या भारत और नॉर्थ कोरिया के बीच क्या व्यापारिक संबंध है या नहीं है? बिल्कुल है। याद रखिएगा, भारत और नॉर्थ कोरिया के बीच भी करीब $1 बिलियन के आसपास का जो है सालाना व्यापार है। आपको पता ही है कि जो कोरियन मार्केट है, चाहे वो साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया हो, दैट इज फॉर द इंजीनियरिंग गुड्स, और जो मोटर पार्ट्स हैं उसका एक बहुत बड़ा बाजार है। और जो भारत है, नॉर्थ कोरिया से और साउथ कोरिया से बहुत बड़ी मात्रा में जो मोटर पार्ट्स है या इंजीनियरिंग गुड्स है वो वहां से मंगाता है। जबकि भारत जो नॉर्थ कोरिया को निर्यात करता है, यहां से हम रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड जो पेट्रोल है, डीजल है, हम यहां से उनको जो है वो निर्यात करते हैं। यानी कि भारत और नॉर्थ कोरिया के बीच भी एकदम व्यापारिक संबंध है। यानी कि एक प्रकार से सिंपल, और चाइना की तो माना ही जाता है, ये तो आपने पढ़ा भी होगा कि चाइना और नॉर्थ कोरिया के बीच एक बहुत बड़े जो है वो व्यापारिक संबंध है। याद रखिएगा कि कोई भी जो देश है वो एक प्रकार से क्लोज इकोनॉमी में कभी कोई देश हो ही नहीं सकता। विश्व के सभी देश ओपन इकोनॉमी के कंट्रीज हैं। और अगर एक बार के लिए हम एक मान लेते हैं, वी जस्ट गेस, कि कोई एक देश है विश्व का जो क्लोज्ड इकोनॉमी का देश है, और ये जो क्वेश्चन है ये आपका एमपीपीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ भी क्वेश्चन है कि मान लेते हैं यदि कोई देश बंद अर्थव्यवस्था का देश है तो उस देश की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था होगी? क्या वहां की अर्थव्यवस्था खराब होगी, बहुत खराब होगी, अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी, या किसी अन्य प्रकार की वहां की अर्थव्यवस्था होगी? देखिए, बहुत सिंपल सा एक आता, कई बार जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि क्लोज इकोनॉमी है, वो आयात नहीं कर रहा, निर्यात नहीं कर रहा, इसका अर्थ हो गया कि उसके पास ज्यादा कुछ है नहीं, उसकी आवश्यकताएं भी कम है, तो यानी कि उस देश की जो आर्थिक स्थिति है बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। लेकिन उल्टा है। देखिए, अब सिंपल सी बात है, अगर कोई देश क्लोज इकोनॉमी में है, अगर मान लेते हैं कि वो देश इंपोर्ट नहीं कर रहा, और जब कोई देश इंपोर्ट नहीं कर रहा तब इसका सिंपल सा एक अर्थ है, वो देश कैसा देश हो गया? सेल्फ रिलायंस कंट्री, यानी कि अपने आप में एक आत्मनिर्भर देश। यानी कि वो अपनी आवश्यकता की सभी आपूर्ति अपने ही देश में कर रहा है। यानी कि उस देश की जो अर्थव्यवस्था होगी वो एक अच्छी अर्थव्यवस्था होगी, क्योंकि उसको बाहर से कुछ इंपोर्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है। और जैसे मैंने पहले बताया, ये एक आइडियल सिचुएशन है जो कभी किसी अर्थव्यवस्था में दिखाई दे ही नहीं सकती। सो दैट इज द टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज जिसकी हम बात करते हैं, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। क्लियर? याद रखिएगा, यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था अगर बंद अर्थव्यवस्था है तो वो जो है दैट इज अ सेल्फ रिलायंस कंट्री, यानी कि वो अपने आप में एक आत्मनिर्भर देश है। नेक्स्ट, अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी को हम कुछ और अन्य भागों में भी बांटते हैं। बेसिकली आपने पढ़ा भी होगा कि जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, हम कैसी इकोनॉमी है विश्व की? हम विश्व की एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाली इकोनॉमी है। और अगर हम बात करते हैं हम अमेरिका की, तो अमेरिका किस प्रकार की इकोनॉमी है? एक मानी जाती है एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। यानी कि अर्थव्यवस्थाओं को हम कुछ अलग प्रकार से भी जो है वो बांट सकते हैं। हम अर्थव्यवस्थाओं को 4 अन्य प्रकार से जो है वो विभाजित करते हैं। पहला होता है हमारा दैट इज कॉल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको हम एक और नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड लेजेस
फेयर इकोनॉमी, जिसको हम नाम देते हैं लेजे फेयर अर्थव्यवस्था, जिसका मतलब होता है लेट इट डू। ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसके अनुसार सरकार क्या करती है, सरकार खुली छूट देती है, यानी कि वो देश जहां पर जो है आयात निर्यात को पूरी छूट दी जाए, यानी कि सरकार क्या करे, सरकार लोगों को पूरा अधिकार दे कि वो जिस प्रकार का बिजनेस चाहे कर सके। यानी कि एक प्रकार से मान सकते हैं कि जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल, सरकार का कंट्रोल कम से कम हो, दैट इज कॉल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्योंकि एक चीज मानी जाती है कि व्यापार या विकास तभी संभव है कि जब आपके ऊपर प्रतिबंध कम से कम हो, या गवर्नमेंट के रूलिंग बहुत कम हो, टैक्स सिस्टम सस्ता हो, जिससे क्या होता है, विकास जो है वो अपने आप तेजी से बढ़ने लगता है। हम कह सकते हैं, जैसे हम बात करें अमेरिका, अमेरिका कैसा देश है, एक पूंजीवादी देश है। या हम बात करते हैं सिंगापुर, यानी कि जहां पर जो प्राइवेट सेक्टर है उन्हें बहुत हद तक छूट दी गई है, दैट इज कॉल्ड द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। देन वी कम ऑन टू द सेकेंड इकोनॉमी, जिसको हम नाम देते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी, यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था। यानी कि जहां पर गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो काफी बड़ी मात्रा में अपना रोल अपनाता है, यानी कि सरकार जो है वो गरीबों की तरफ पूरा ध्यान रखती है। यहां पर ये मान सकते हैं समाजवादी जो विचारधारा है वो विचारधारा है जहां पर गरीबी और अमीरी के बीच का अंतर कम करने की बात करती जाती है, और सरकार का कंट्रोल जो है वो प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा हो जाता है। और हम बात करें कुछ समय पहले तक का चाइना या 1990 तक का जो यूएसएसआर था, इसी सोशलिस्ट इकोनॉमी का पार्ट था। लेकिन यह माना जाता है कि जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है एक बहुत अच्छी इकोनॉमी नहीं मानी जाती। उसके पीछे रीजन भी है। देखिए बहुत सिंपल सा एक नियम है, अगर मैं कोई बिजनेस करता हूं, कोई व्यापार करता हूं, तो मुझे क्या कमाना है, मुझे प्रॉफिट एक कमाना है, और मुझे अपना जो लेबर है या जो भी मेरे अधीन जो कर्मचारी है, मुझे उनके ऊपर अपना नियंत्रण बरकरार रखना है। लेकिन समाजवाद में जो है वो गरीबी और, जैसे मैंने बताया, गरीबी और अमीरी के बीच के अंदर, मालिक और नौकर के बीच के अंदर कम करने की बात की जाती है। और यदि अगर हम समाजवादी परंपरा के ऊपर चलते हैं तो उस कंपनी का या उस देश का विकास पूरी तरह से संभव हो नहीं पाता। इसलिए यह मान सकते हैं कि वर्तमान में कोई भी देश इस समाजवादी अर्थव्यवस्था का पालन नहीं करता है। लेकिन जो तीसरी इकोनॉमी होती है विश्व की सबसे अधिक प्रचलित इकोनॉमी, जिसको हम नाम देते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि जहां पर सरकार अपना काम करती है और प्राइवेट सेक्टर को भी खुली छूट दी जाती है। यानी कि सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर जो है वो विकास की जो प्रक्रिया है उसको जो है एक साथ आगे की तरफ लेके जाते हैं और एक साथ जो है वो काम करते हैं। सो दैट यू कैन से दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसको हम आजकल एक और नाम दिया जाता है इस अर्थव्यवस्था को, दैट इज कॉल्ड पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। यानी कि जहां पर सरकार अपना काम करे, प्राइवेट सेक्टर अपना काम करे और दोनों मिलकर जो है देश की विकास की प्रक्रिया में जो है वो योगदान दे। देखिए बहुत ये माना जा सकता है कि वर्तमान का जो पीपीपी मॉडल है एक बहुत ही आधुनिक विचारधारा वाला जो मॉडल है, और ये एक बहुत ही आवश्यक मॉडल भी है वर्तमान रूप में। क्योंकि बस एक सिंपल सा एक नियम है कि अगर हम बात करें सरकार की, तो सरकार अपनी सारी सुविधाएं डायरेक्टली लोगों तक नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि सरकार सारे काम खुद नहीं कर सकती।
अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर हम बात करें सीधा हम कैपिटलिस्ट की तरफ चले जाते हैं। यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको क्या करना है, अपना पूरा लाभ कमाना है, उसको प्रॉफिटेबिलिटी से मतलब है। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मैं कोई बिजनेस करता हूं तो मेरा जो पहला लक्ष्य मोटो क्या होगा, अपना प्रॉफिट को कमाना। लेकिन जब हम पीपीपी मॉडल की बात करते हैं, पब्लिक प्राइवेट, इसका मतलब हो गया कि सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर एक साथ सरकार की अर्थव्यवस्था में और देश की अर्थव्यवस्था में जो है वो योगदान देते हैं। जैसे हम बात करें एक वर्तमान समय की बात करें, हमने एक योजना का नाम सुना है आयुष्मान भारत योजना, जिसमें भारत सरकार क्या कर रही है, जो है वो 10 करोड़ गरीब परिवारों को जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो दे रही है। अब मान लीजिए हम बात करें सरकारी अस्पतालों की। अब भारत सरकार ने 10 करोड़ परिवार यानी कि करीब करीब 50 करोड़ लोगों को जो है इस प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में जो है आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है। अब सरकार यदि चाहे तो अकेले दम पर इसमें सारा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार के जो सरकारी अस्पताल है वो इतनी बड़ी मात्रा में नहीं है कि वह 50 करोड़ लोगों का इलाज जो है वो उसके अंतर्गत कराया जा सके। अब सरकार ने क्या किया, इसके अंदर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे उनको भी इसमें शामिल किया, ताकि जो आयुष्मान भारत का योजना का जो लाभ है अधिक से अधिक लोगों तक आसानी से पहुंच सके। यानी कि उन्होंने क्या किया, प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे इस्तेमाल पता, उन्होंने बोला कि जो आप यहां पर इलाज करवाएंगे उसमें गवर्नमेंट जो है आपको सब्सिडीज देगी, आपको छूट देगी, सब बेनिफिट्स देगी। यानी कि सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को अपने साथ जोड़कर देश की इस जो मुहिम है, इसको आयुष्मान भारत योजना जो है इसको सफल बनाने के लिए काम किया। अदरवाइज सरकार पूरी ये सोना अपने दम पर सफल कर ही नहीं सकती। और वर्तमान की अगर हम बात करें, वर्तमान के अधिकांश देश इसी अर्थव्यवस्था के ऊपर काम करते हैं, चाहे वह भारत हो, विशेष रूप से हम भारत की बात करें तो इंडिया जो है, साउथ अफ्रीका हो, साउथ कोरिया हो, ये सब देश क्या हैं, एट प्रेजेंट मिश्रित अर्थव्यवस्था के ऊपर काम करते हैं, जहां पर सरकार अपना नियंत्रण रखती है और प्राइवेट सेक्टर को भी जो है व्यापार करने के लिए जो है वो छूट जो है वो दी जाती है। देन लास्ट इकोनॉमी जो आती है, अगर हम बात करें इस प्रकार की इकोनॉमीज की, गवर्नमेंट वाइज इकोनॉमी की बात करें, देन इट इज कॉल्ड कमांड इकोनॉमी, यानी कि निर्देशित अर्थव्यवस्था। निर्देशित अर्थव्यवस्था यह क्या होती है, यह वो इकोनॉमी होती है कि जहां पर जो कमांड है वो एक व्यक्ति विशेष के हाथ में हो जाती है। यानी कि जो गवर्नमेंट है, एक प्रकार से कह सकते हैं, एक प्रकार से बेशक वहां पर जो है एक व्यक्ति विशेष जो है पूरी कंट्री को अपने हिसाब से चला सकता है। जैसे हम बात करते हैं नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की जो इकोनॉमी है दैट इज कमांड इकोनॉमी। जो वहां के जो शासक हैं किम जोंग उन, दैट इज कमांड इकोनॉमी को जो है वो प्रेफर करते हैं। यहां बात करते हैं एक और देश की, दैट इज कॉल्ड सऊदी अरबिया, दैट इज ऑल्सो अंडर द गवर्नमेंट, यू कैन से द कमांड इकोनॉमी। या हम जहां पर वो देश, ब्रुनेई, ये सब क्या है, कमांड इकोनॉमी के पार्ट हैं, जहां पर जो किंग है या जो शासक है वो सर्वोच्च है। लेकिन एक चीज और भी देखी गई है, अगर हम पिछले 3-4 सालों की बात करें, 2016 से बात करें, तो वो देश जहां पर सबसे अधिक सामाजिक परिवर्तन देखने को मिले दैट इज सऊदी अरबिया। क्योंकि अगर पढ़ा भी होगा और आपने देखा भी होगा कि सऊदी अरबिया पिछले कुछ सालों में जो कमांड इकोनॉमी है उसको चला ही रहा है, लेकिन वहां पर जो महिलाएं हैं उनके जो अधिकार थे उनको काफी हद तक जो है वो एक्सेप्ट किए गए और उनको जो है अधिक से अधिक जो अधिकार है उनकी तरफ जो है उनको जो है वो लाया जा रहा है। दैट इज सऊदी अरबिया। क्योंकि अभी आपने पढ़ा होगा महिलाओं को कुछ समय पहले जो थी वो ड्राइविंग लाइसेंस की परमिशन दी गई। सऊदी अरबिया में 1982 से सिनेमा हॉल्स जो थे या जो थिएटर्स थे वो सब बंद थे। 2018 में वहां पर थिएटर्स और सिनेमा हॉल्स जो थे उन सबको जो खोला गया। दैट इज द पार्ट ऑफ आवर
उनको जो है लिबरलाइजेशन की तरफ जो है वो जा रहे हैं। प्लस इसके अलावा वहां पर जो रिसेंटली जो है महिलाएं हैं उनको और भी नए नए बहुत सारे जो अधिकार दिए गए हैं, दैट ऑल बिकम्स द पार्ट ऑफ द नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। तो ये 4 प्रकार की अलग प्रकार की इकोनॉमीज हैं जो अलग प्रकार से जो है वो काम करती हैं। और वर्तमान में एक देखा जाए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो तेजी से बढ़ी हुई है, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, या वो देश जो कैपिटल। लेकिन सोशल इकोनॉमी से कंट्रीज हैं वहां से वो तेजी से अब बाहर आए हैं। चाइना जो कुछ समय पहले तक जो था सोशल इकोनॉमी की तरफ था, अब वो कुछ हद तक जो है मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ जो है वो बढ़ा है, जिससे उसका जो विकास है वो भी काफी तेजी से जो है वो हुआ है। दैट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमी। जब इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी को हम 2 और अलग प्रकार के भागों में भी बांट देते हैं। यस, जब इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम इकोनॉमी को जो है 2 और अलग प्रकार से बांट देते हैं। दैट इज कॉल्ड, एक होती है हमारी जनरल इकोनॉमी, सामान्य अर्थव्यवस्था, जिसका अर्थ होता है कि इकोनॉमी में क्या होता है। जैसे हम अपनी ही इकोनॉमी की बात करें, हमारी जो इकोनॉमी है उसमें बहुत तेजी से परिवर्तन देखने को मिलता है। कभी हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही होती है, कभी पीछे की तरफ जा रही होती है, या जहां पर बेरोजगारी भी है, भ्रष्टाचार भी है, गरीबी भी है, इन्फ्लेशन भी है, सभी चीजें हैं जो अर्थव्यवस्था में चाहिए। और उसके साथ साथ क्या है जो है भुखमरी है। तो ये सब चीजें क्या है, एक जनरल इकोनॉमी का पार्ट है, क्योंकि किसी भी देश में ये सब चीजें होना एक आवश्यक रूप से आवश्यक भी हो जाता है। दूसरी इकोनॉमी होती है दैट इज कॉल्ड नॉर्मेटिव इकोनॉमी, जिसका हम नाम देते हैं आउट टू बी, यानी कि क्या होना चाहिए। दैट इज आउट टू बी। क्या होना चाहिए, यानी कि यह नहीं कि क्या होता है, क्या होना चाहिए। जैसे हम बात करें कि एक आदर्शवादी व्यवहार, यानी कि वो देश जहां पर सरकार गरीबी हटाने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए सारे कदम उठाए, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए सारे कदम उठाए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कड़े कानून बनाए, और लोग भी क्या करें, उस प्रकार की अर्थव्यवस्था में अपना पूरा का पूरा योगदान दे। दैट इज कॉल्ड आवर नॉर्मेटिव इकोनॉमी। लेकिन क्या यह वास्तविकता में संभव है कि सरकार जो है वो गरीबी को दूर करने के सारे प्रयास करे और सफल भी हो, बेरोजगारी भी दूर हो जाए, या जो गरीबी है वो भी अलग प्रकार से जो है वो हट जाए? लेकिन ऐसा वास्तविकता में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में ऐसा संभव ही नहीं है। एक बार सोच के देखिए कि क्या ये ऐसा संभव है? कि किसी देश की, ये एक बार सोच के देखिए कि क्या संभव है कि सरकार काला धन को रोकने के लिए सारे प्रयास है पूरी ईमानदारी से करे और उस देश में जो काला धन है वो भी जो है समाप्त हो जाए? क्या ये वास्तव में संभव है? ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि जब भी हम एक रियल इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमी में चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो भुखमरी हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, या सभी के पास जो आय है उन सबके साधन हो, वास्तविकता में वो संभव ही नहीं है। सो दैट इज अ थिंग। इसीलिए जो है हम बार बार जो बात करते हैं वो हम एक नॉर्मल इकोनॉमी की बात करते हैं, हम नॉर्मेटिव इकोनॉमी की बात कर ही नहीं सकते। ये तो एक आइडियल सिचुएशन है।
एक आदर्शवादी स्थिति है जो कभी भी किसी भी अर्थव्यवस्था में दिखाई दे ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि किसी देश की जो इकोनॉमी है वो एक आइडियल सिचुएशन के अंतर्गत काम करे, क्योंकि जो इकोनॉमी है वो हमेशा जो है वो एक जनरल इकोनॉमी हो सकती है, ना कि नॉर्मेटिव इकोनॉमी। सो दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, कि किस प्रकार से जो है इकोनॉमीज जो है वो सब काम करती हैं। तो जहां तक मुझे लगता है कि जो मैंने आपको समझाया आज डिटेल में जाकर कि अर्थव्यवस्था क्या है, किस प्रकार से बनती है, किस प्रकार के सेक्टर्स के आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे नेक्स्ट चैप्टर जो है उससे हम कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। और रविंद्राज आईएएस का जो यूट्यूब चैनल है, मैंने पहले भी आपको बोला था कि इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए और उसमें जो है ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो रविंद्राज आईएएस के साथ जो है वो जुड़ सकें और जो है उनको अपने एग्जाम के लिए जो तैयारी करने का एक अच्छा अवसर जो है